एप्स्टीन फाइल्स पार्ट 3। अब आप सोच रहे होंगे एप्स्टीन फाइल्स की तो कम डिस्कशन होती है। असल में एप्स्टीन फाइल्स की और जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क की डिस्कशन नहीं होती जब तक आपको पूरी एक हिस्ट्री ना दे दी जाए इजराइल की एस्पियोनाज, स्पेशली अमेरिकन पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की। पहली एपिसोड में हमने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया था जेफरी एप्स्टीन, उसके बारे में, दोनों कॉम्प्लिसेस, ईमेल्स में रफली बातें क्या थी। दूसरी एपिसोड में हमने आपको जॉनथन पॉलार्ड के बारे में बताया था, एक अमेरिकन बंदा जो इजराइल के लिए स्पाई बन गया था। आज तीसरी एपिसोड के अंदर हम आपको बताएंगे यूएसएस लिबर्टी के बारे में, और ये आप समझें कि मोस्ट क्रिटिकल पीस इन द पजल ऑफ द इजराइल अमेरिकन रिलेशनशिप। यूएसएस लिबर्टी एक नेवी जहाज था जो 1945 में कमीशन हुआ था और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया गया था टेक्निकल रिसर्च शिप में 1964 में। उस शिप के ऊपर दो किस्म की क्रूज होती थी, यानी कि दो किस्म के लोग शिप पे मौजूद होते थे। एक जो रेगुलर क्रू थी जो शिप को चलाती थी, मूव अराउंड करती थी, और दूसरा उसके ऊपर मेंबर्स होते थे नेवल सिक्योरिटी ग्रुप के, जो तकरीबन 294 थे। नेवल सिक्योरिटी ग्रुप का पर्पस होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी कि ये शिप एक वॉर शिप से कन्वर्ट होकर एक इंटेलिजेंस गैदरिंग शिप में बन गया था। इसका काम था दुनिया भर के ओशन सीज में घूमना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, पोर्ट टू पोर्ट इंफॉर्मेशन रिले करना। इस पे जदीद उस ज़माने के एंटेनास लगे हुए थे, रिले सिस्टम्स लगे हुए थे। लेकिन क्योंकि ये अग्रेसिव वेसल नहीं था तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 ब्राउनिंग .50 कैलिबर की मशीन गन्स, यानी मिनिमम डिफेंस की थी। क्योंकि ज़ाहिर है ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, ओशंस रिलेटिवली सेफ हैं, अग्रीमेंट्स हुई हुई हैं, और मेजर स्प्लिट यूएसएसआर और अमेरिका का, वहाँ भी अग्रीमेंट्स हुई हुई हैं। अब जून 8 को क्या होता है, ये बड़ा क्रिटिकल है नोट करने के लिए। सिनाई पेनिनसुला से 13 मील शोर से दूर ये बोट चल रही होती है। इसके ऊपर से पहले तकरीबन सुबह के 6 बजे एक इजरायली जहाज गुजरता है, यानी इजरायली नेवल पायलट होता है जो पेट्रोल कर रहा होता है, वो वहाँ से गुजरता है और वो देखता है और आइडेंटिफाई करता है और ये इंफॉर्मेशन रिले करता है। यानी एक जहाज आता है इजरायली ऊपर से, ये नीचे कश्ती जा रही है, वो देखता है उस कश्ती को, वो कश्ती की पोजीशन नोट करता है, क्योंकि सिनाई का पेनिनसुला बहुत सेंसिटिव एरिया है इजराइल और इजिप्ट के लिए, उनकी जंग भी चल रही है। वो उसकी पोजीशन नोट करता है और वो वापस हेडक्वार्टर रिले करता है मैसेज कि यहाँ पे यूएस नेवी कार्गो टाइप शिप है, यानी कि वो आइडेंटिफाई करता है कि ये अमेरिकन बहरी जहाज है और ये कोई कार्गो टाइप शिप है, जंगी जहाज नहीं है। वहाँ मैंने को पहले बताया कि सिर्फ 4 गन्ने लगी हुई हैं, तो ऐसा जंगी जहाज तो नहीं लगता पानी का। इजरायली नेवल कमांड मजीद 7 फ्लाईओवर्स करवाती है, यानी कि जब वो इंफॉर्मेशन पीछे देता है तो कमांड बाकी जहाज़ों को कहते हैं तुम भी चेक करो। वो सारे जहाज़ चेक करते हैं और जो क्रू मेंबर्स थे यूएसएस लिबर्टी के बताते हैं कि जहाज़ इतने नीचे तक आ गए थे कि हम इजरायली पायलट्स को और जो स्टार ऑफ डेविड जहाज़ों में बना उसको देखते हैं, इजरायली पायलट्स को वेव करते थे और वो वेव बैक करते थे। डायरेक्ट रूटीन की बात है। उसके बाद रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स रुक जाती हैं। इजराइल की नेवी का जो हाई कमांड है वो शिप को अपने कंट्रोल बोर्ड पे न्यूट्रल मार्क कर देती है। एक कंट्रोल बोर्ड होता है ना, जब आप एक एरिया को मैप कर रहे होते हो, उस पर आप एनिमी की शिप्स आइडेंटिफाई करते हो, अपने शिप्स आइडेंटिफाई करते हो, न्यूट्रल वेसल्स आइडेंटिफाई करते हो, तो वो उसको न्यूट्रल वेसल आइडेंटिफाई कर देती है। ये बात है लगभग 1100 आसी 11 बजे की। अब 11 बजे के बाद स्टाफ चेंज होता है, नया स्टाफ आता है। 11:30 के करीब एक बड़ा धमाका होता है नियर लिबर्टी की पोजीशन, यानी जो लिबर्टी की पोजीशन होती है उसके करीब एक बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह एक एम्यूनिशन डंप को आग लगना होता है। इजरायली ये बिलीव करते हैं कि शेलिंग आ रही है एक इजिप्शियन वेसल से जो हमारे एम्यूनिशन डंप को तबाह कर रही है। इसको देखते हुए इजरायली थे, क्योंकि वो इजिप्शियन की नेवल सुपीरियरिटी से डरते थे, जनरल यित्ज़हाक रबीन 3 टॉर्पीडो बोट और फाइटर जेट डिप्लॉय कर देते हैं कि जितनी भी अनआइडेंटिफाइड वेसल्स हैं विद इन 20 नॉट की स्पीड पे, यानी जो 20 नॉट की स्पीड पे ट्रैवल कर रही हैं, उनको तबाह कर दो। अब 20 नॉट की स्पीड जो होती है ना, वो सिर्फ स्पीड बोट अटेन कर सकती है। स्पीड बोट जो होती है वो बहरी जहाज से तेज होती है, ठीक। तो उस जगह के स्पीड बोट की 20 नॉट की स्पीड में जो जो चीज़ें को तबाह कर दो, यानी कि हर चीज़ को निस्तो नाबूद कर दो। किस चीज़ को? जो अनआइडेंटिफाइड है, जिसका हमें पता नहीं है। लेकिन यूएसएस लिबर्टी का तो पता था, वो तो मार्क भी हुआ था। अच्छा, बाद में इस पर काफ़ी डिस्प्यूट बना कि 30 नॉट की स्पीड के ऊपर इजिप्ट की तरफ से कोई बोट आया था जब इजराइल ने रिपोर्ट, लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। अब होता क्या कि अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे, यानी कि 11:30 बजे डिपो पे आग लगती है।
अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे 2 मिराज क्लास के इजरायली फाइटर जेट यूएसएस लिबर्टी को रॉकेट और मशीन गन से अटैक करते थे, क्योंकि पीछे से ऑर्डर आता है हर अनआइडेंटिफाइड चीज़ को तबाह कर दो, लेकिन ये तो आइडेंटिफाइड होती है। जो पहला बर्स्ट मारते हैं वो गोलियों का, उससे वो जो 4 गन्ने होती हैं, जो वाइड डिफेंस होती है शिप की, उसको तबाह कर देते हैं। दूसरे बर्स्ट के अंदर वो जो ब्रिज और कम्युनिकेशन एंटेना होता है उसको तबाह कर देते हैं, ताकि ये रीइंफोर्समेंट भी कॉल ना कर सकें, यानी कि सिटिंग डक्स हो जाए। 3 राउंड ऑफ गोलियों के अंदर वो 800 होल उसके हल में कर देते हैं, ताकि शिप के अंदर पानी आना शुरू हो जाए। अब जेम्स टेरी हॉलबर्डियर एक नेवी का बंदा होता है शिप के ऊपर, वो बड़ी दिलेरी से एंटेना रिपेयर करता है जिसको आग लगी होती है, जो इजाज़त देता है शिप को मैसेज भेजने के लिए 6th फ्लीट को, जो अमेरिकन फ्लीट होती है करीब। RADM लॉरेंस जायज़ एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर देते हैं लॉन्च फ्रॉम द USS अमेरिका, जो उनका नेवल कैरियर होता है, कि जनाब आप जाएं इस शिप के दिफा में। चंद मिनटों के बाद ऑर्डर आते हैं प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन से, इसे अमेरिका के प्रेसिडेंट से, यानी कि आप इसको बात समझिए। USS लिबर्टी 13 माइल्स ऑफ कोस्ट ऑफ सिनाई। इजरायली जहाज ऊपर से देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि US कार्गो शिप है, ओके वापस जाते हैं। एक डिपो पे आग लगती है, पता नहीं कौन लगाता है, आज तक नहीं पता चलता कौन लगाता है, इजिप्ट में किसने लगाई। उसको देखते हुए इजराइल जहाज लॉन्च करता है, टॉर्पीडोज लॉन्च कर देता है, USS लिबर्टी पर अटैक होता है। USS लिबर्टी पर अटैक होता है, वो अपने फ्लीट को कॉल करते हैं कि जनाब हमारी मदद करो, हम को 300-400 लोग हैं, मर जाएंगे। जहाज उड़ते हैं, लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने फौजियों को कहता है कि जहाज वापस बुलाओ, नहीं जाना वहाँ। अजीब सी बात नहीं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट इजराइल की खुशनुदी के लिए चुप हो जाता है। ये किसकी बात है? प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन की। इजराइल को बने हुए भी 20 साल नहीं हुए। अब जब क्या कहते हैं लिंडन जॉनसन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट मैकनामरा ये ऑर्डर करते हैं, उसके बाद इजराइल के फाइटर्स जो होते हैं जहाज़, उनकी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, सलमान साहब क्या करते हैं सोचे, मिस्ट्रीज क्लास प्लेन्स आते हैं इजराइल से, जो नेपाम से अटैक करते हैं। आप वीडियो पॉज करें, गूगल पर जाकर सर्च करें नेपाम होता क्या है। एक बड़ी मशहूर लाइन है मूवीज़ की, आई लव द स्मेल ऑफ नेपाम इन द मॉर्निंग। ये बाकायदा आप समझें आग लगाने का एक फ्यूल होता है, इतना डेंजरस होता है। इसका यूज़ वॉर क्राइम समझा जाता है। वो नेपाम इस्तेमाल करते हैं। पायलट्स इवेंचुअली हेडक्वार्टर्स को रिले करते हैं इन्फॉर्मेशन कि लिबर्टी के ऊपर एक लैटिन अल्फ़ाबेट है, यानी कि जो पायलट्स नेपाम मार रहे हैं वो अपने हेडक्वार्टर को बताते हैं कि लिबर्टी पे लैटिन अल्फ़ाबेट है, उसको नोट करने के लिए, यानी कि उसके ऊपर डिनोमिनेशन लैटिन है, तो ये अरबी नहीं है शिप, ठीक है। इसके बावजूद टॉर्पीडो बोट्स आती हैं 2:30 बजे, इजराइल की 3, वो गोलियां चलाती हैं और टॉर्पीडो मारती हैं, और एक टॉर्पीडो शिप को लगता है जो 25 अमेरिकन क्रू मेंबर्स को कत्ल कर देता है। जो लोग बचते हैं इस अटैक से वो ये भी नोट करते हैं कि ये लोग इतने बेरहम थे कि ये बॉयलर रूम की तरफ मार थे। अगर बॉयलर रूम को मिसाइल लग जाए ना तो पूरा शिप फट जाता है, ठीक। और जो लाइफ बोट्स भी जा रही थी उन पे भी गोलियां चला रहे थे। यानी कि आप समझें इसराइल ने एक अमेरिकन वेसल पे पूरा अटैक कर दिया, उनके बंदे मार दिए। अब सलमान साहब आप तो सोच रहे होंगे इसके बाद अमेरिका ने इसराइल पर न्यूक्लियर बम चला दिया होगा। आज इसराइल दुनिया में नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में 2 मौक़िफ़ सामने आते हैं। अमेनी जो मेजॉरिटी सर्वाइवर्स थे, अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डीन रस्क, CIA डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स, ये बार बार कहते हैं कि ये अटैक इन्होंने जान के किया। रस्क कहता है अपनी जो बाद में उसने ज़िंदगी में किताब लिखी कि ये जो अटैक्स थे ये इस तरह किए गए थे कि इसमें गुंजाइश नहीं रहती कि ये गलती से हुए हैं। लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है कि इजराइल का स्टेट और अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है कि जनाब ये तो बाय मिस्टेक हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे यार कि ना हमारे माथे पे चे लिखा है ना इन लोगों के माथे पे चे लिखा है। हुआ क्या? शिकागो ट्रिब्यूनल 2006 में एक आर्टिकल पब्लिश करता है, शिकागो ट्रिब्यून, कि जिस टाइम ये अटैक हो रहा था तो एक अमेरिकन स्पाई प्लेन ये सब ऑब्जर्व कर रहा था।
यानी कि ये है यूएसएस लिबर्टी, उस पर इजरायली जहाज अटैक कर रहे हैं, टॉर्पीडो लग रहे हैं, उसके ऊपर एक स्पाई प्लेन ऑब्जर्व कर रहा था, EC-121। EC-121 स्पाई प्लेन ने इजराइल के मैसेजेस रिकॉर्ड कर लिए जो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के तहत जहाज़ों से हेडक्वार्टर से टॉर्पीडो बोट भेज रहे थे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल ईऑन क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सारे उन पे पहुंच जाएं और बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। उसी के साथ उन्होंने इजरायली टॉर्पीडो बोट्स के ऊपर जो कॉन्वर्सेशन थी वो भी रिकॉर्ड, यानी कि जहाज अटैक करें उसकी कॉन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड होगी, बोट्स अटैक करें उसकी कॉन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड होगी। और इन कॉन्वर्सेशंस में पता क्या चलता है कि जो बंदे जहाज़ों में थे, जो बंदे बोट्स में थे, उनको पता था ये अमेरिकन बोट है, उनको पता था ये इजिप्शियन बोट नहीं है। और जो पीछे बंदे पैगाम दे थे उनको भी पता था। सिर्फ 3 टेप्स रिलीज हुई इस प्लेन से तो थथली मच गई। हिब्रू के लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जनाब इन टेप्स को सुनने के बाद हमें यकीन काम मिला कि इससे ज़्यादा टेप्स हैं, इससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं और 100% इन लोगों को पता है। सन 2003 में फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस को छीना मीना नहीं, चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एंड चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ एडमिरल थॉमस मूरर ने एक अलहदा रिपोर्ट बनाई इंडिपेंडेंटली, जहां पे उसने सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स और लीडर्स को इकट्ठा किया जिन्होंने कंक्लूड किया कि यह जान के किया गया था। उस एडमिरल मूरर का क्या मानना था? वो कहता है कि यह अटैक इसलिए किया गया था ताकि इसराइल ये कश्ती डुबाए और अमेरिका 6 डे वॉर में उनका साथ दे, यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब यहां पॉज लें। ईरान ने करंट वॉर जो हो रही है उसमें सऊदी अरेबिया को फोन किया और क्या कहा कि जनाब हमने आपकी तेल की फील्ड पे बम नहीं मारे। मोसाद के एजेंट सऊदी अरेबिया ने पकड़े, कतर ने पकड़े, ईरान के तो नहीं थे। तो इजराइल जान के लोगों को जंगों में घसीटने के लिए ये काम करता है। अभी जो अगली एपिसोड आएगी वो तो बहुत ही कमाल है। उसमें हम आपको बताएंगे कि एक इजरायली स्पाई ने इराक में जाके कैसे यहूदियों को मारा और फिर वही काम जाके उसने इजिप्ट में भी किया, कॉल्ड द लवान अफेयर, लेकिन वो अगली एपिसोड में होगा। अब यूएसएस लिबर्टी का ये सारा कुछ हो रहा है तो आप सोचेंगे जनाब वो कश्ती कहाँ पे है जिसमें 800 गोलियों के सुराख थे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस कश्ती को दस्ती तौर पे अमेरिका नहीं भेजा जाता, उसको माल्टा भेजा जाता है। वो माल्टा पहुंचती है, वहाँ पे उस पर ड्राई डॉक वर्क काम शुरू होता है। 6 हफ्तों के ऊपर 300 माल्टीज वर्कर उस पर काम करते हैं, सुबह दोपहर शाम शिफ्ट पे काम करते हैं और इवेंचुअली उस शिप को तैयार कर देते हैं। शिप तैयार करने के बाद वो शिप नीलाम होकर स्क्रैप के एवज बिक जाती है ताकि एविडेंस खलास। अब कैंडिस ओवन एक कंजर्वेटिव जर्नलिस्ट है अमेरिका के अंदर, उन्होंने इंटरव्यू किया यूएसएस लिबर्टी के सर्वाइवर का। उस यूएसएस लिबर्टी के सर्वाइवर ने कहा कि जनाब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हमारे साथ ऐसा इजराइल कर सकता है। वो कहता है कि हम ये भी नहीं सोच सकते कि हमारा प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ऐसे कर सकता है, और वो ये भी नहीं सोचते थे कि हमारी रियासत ये चीज़ें छुपा सकती है और इसका कवर अप कर सकती है। अब इंटरेस्टिंगली इनफ जितने वेटरन उस पर मौजूद थे उनके साथ सेटलमेंट्स हुई, कुछ को पैसे मिले, कुछ को पैसे नहीं मिले, कुछ को जिनको पैसे मिले बड़े थोड़े मामूली से मिले, तो हर कोई डिससेटिस्फाइड था सिचुएशन से। इसके ऊपर अल जज़ीरा ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जहाँ पे उन्होंने बताया है किस तरह इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर 34 अमेरिकन फौजी मारे गए और 171 इंजर कर दिए गए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वक़्त कोल्ड वॉर भी चल रही थी। आपको पता है यूएसए और रशिया की कोल्ड वॉर के अंदर कितनी नेवल डैमेज हुआ था सलमान साहब? 0। पूरी कोल्ड वॉर में एक बंदा ना यूएसएसआर ने मारा अमेरिका का, ना अमेरिका ने मारा यूएसए का नेवल शिप में। एक कश्ती तबाह नहीं हुई, एक बंदा जख्मी भी नहीं हुआ, लेकिन इसराइल ने हरकत कर दी। लेकिन आप परेशान ना हों, ऐसे नहीं था कि टाकरा नहीं होता था। आपको पता है यूएसएसआर और अमेरिका का टाकरा क्या होता था ओशन के अंदर? शिप बम्पिंग एंड हरासमेंट। सबसे फेमस केस था ब्लैक सी में बम्पिंग इंसिडेंट, जब सोवियत शिप ने आकर रैम किया
यूएसएस क्रूजर को यूएसएस यॉर्कटाउन, यूएसएस का डिस्ट्रॉयर था, यानी कि 2 कश्तियाँ आके टकराती हैं, मेटल थोड़ा सा आगे पीछे होता है, ईगो शीगो हर्ट होते हैं, पर लोग घर चले जाते हैं। यही रिजल्ट हुआ था सबमरीन कोलिजन में जो आपस में हो जाती थी। और यही जो सबसे आप समझिएगा वर्स्ट था ना नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्स्ट केस वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जब रशिया वॉरहेड्स लेके क्यूबा जा रहा था तो रास्ते में अमेरिका ने एक लाइन बनाई और कहा कि तुम ये पास नहीं करोगे, तो वहाँ पे वो शिप्स आमने सामने खड़ी हुई थी, ठीक है, वहाँ से वो अपने अपने रिस्पेक्टिव मुल्कों को चली गई थी। तो अगली दफ़ा अगर आपको कोई बंदा कह के आप पागल हैं, आपको लगता है कि आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया बातें बताता है उसमें बिलीव क्यों नहीं करते, तो आप बताएं यूएसएस लिबर्टी। पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बताया गलती थी, वक्त ने साबित किया कि ऐसे नहीं था। हमारी रियासतें, हमारे मीडिया आउटलेट्स हमसे झूठ बोलते हैं हमें गुमराह रखने के लिए। जंग होती है, उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस रिपोर्ट की जाती हैं दानिस्ता तौर पे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। हमेशा की तरह आपको सुनने का शुक्रिया।